नमस्कार बच्चों, मैं निपल सैनी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके इस क्लास में। तो बच्चों, आज हम यहाँ पर बिहार बोर्ड 12th क्लास हिंदी यानी कि हमारी दिगंत भाग 2 के फर्स्ट चैप्टर को कर रहे हैं। फर्स्ट चैप्टर हमने अगले वाले जो पिछला एक लेक्चर था उसमें कर लिया था, यानी कि लेक्चर नंबर 1 में हमने दिगंत भाग 2 में जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है बातचीत, उसके जो लेखक है बालकृष्ण भट्ट जी, उनका जीवन परिचय हमने पढ़ लिया था। आज बच्चों हम यहाँ पर लेक्चर नंबर 2 यानी कि भाग 2 के रूप में बातचीत नामक जो आपका चैप्टर है पाठ, उसको पढ़ेंगे। अब बातचीत क्या है, किस तरह से करनी चाहिए, थोड़ा थोड़ा हमने जीवन परिचय के अंदर देख लिया था। आज हम पूरा डिटेल में जो भी चैप्टर में बताया है किस तरह से बातचीत करनी चाहिए, किन के बीच में जो बातचीत होती है वो एक वास्तविक बातचीत होती है, या फिर क्या क्या पहलू इस निबंध के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट जी ने बहुत ही मुख्य और इम्पोर्टेंट बात ये बताई है। मतलब पूरे पाठ का जो सार आता है वो ये आता है बच्चों कि आप बातचीत कर रहे हो तो मतलब आपके बातचीत का जो सार है वो क्या होना चाहिए। अब पूरे चैप्टर में ये भी बताया है कि मान लीजिए आपके हमारी इस सृष्टि में वाक शक्ति नहीं होती, बोलने की कला नहीं होती, बोलने की जो शक्ति है वो नहीं होती, तो क्या होता, ये पूरी सृष्टि गूंगी बन के एक कोने में बैठी होती, सब एक दूसरे का मुंह देख रहे होते और बस अचरज में और मतलब अपने विचारों को व्यक्त नहीं कर पाते। कुल मिलाकर यह है कि मनुष्य के मन के अंदर, चित्त के अंदर जो भी भाव होता है, जो भी विचार होते हैं, जो भी गुस्सा होता है, जो भी गंदगी होती है, जो भी जितनी भी चीज़ें होती है, अगर उसे बाहर व्यक्त करनी है तो उसका एक इकलौता माध्यम होता है और वो क्या होता है, बातचीत होता है। जैसे आप ये हमने चैप्टर पढ़ा, अब हमने इसको पढ़ लिया है, मतलब मन में पढ़ लिया है, हमें बातचीत नहीं आती, हमने पढ़ लिया है। अब हम इसको किसी के सामने बताना चाहते हैं, या फिर मैंने कोई प्रश्न किया, अब प्रश्न का उत्तर बच्चा कब कहेगा, जब उसको कुछ बोलना आता है, ठीक है। यानी कि हमारे बीच में जो कम्युनिकेशन है वो कब स्थापित होगा, जब बातचीत यानी कि उसमें बोलने की शक्ति होती है तभी होता है। आपको पता है अच्छे से, जो व्यक्ति बोल नहीं पाते हैं उनको कितनी पीड़ा होती है अंदर ही अंदर, क्योंकि वे अपने मन के विचारों को किसी और के सामने व्यक्त नहीं कर पाते। तो इसी बातचीत नामक पाठ को आज हम बहुत ही मजेदार ढंग से पूरे अर्थ ग्रहण के भाव से इस पाठ को पढ़ेंगे और समझेंगे कि बालकृष्ण भट्ट जी ने, जो एक गद्यकार है, महान गद्यकार है, महान विचारक है, महान विश्लेषक है, इन जो बालकृष्ण भट्ट जी है, उन्होंने ये बातचीत नामक पाठ जो लिखा है, निबंध जो लिखा है, इसकी क्या विशेषताएं है, क्या क्या चीजें इसमें देखने को मिलेगी, ये सारी चीजें हम देखेंगे। तो शुरू करते हैं, श्री गणेश करते हैं हमारे चैप्टर का। वैसे तो श्री गणेश हो चुका है, ठीक है, जीवन परिचय के लिए। बातचीत हम भी क्या कर रहे हैं, एक तरह से पढ़ने के लिए हम क्या कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। अभी बातचीत क्या है पहले थोड़ा सा देख लेते हैं। इसे तो सभी स्वीकार करेंगे कि अनेक प्रकार की शक्तियां जो वरदान की भांति ईश्वर से मनुष्य को दी है, ठीक है, उनमें वाक शक्ति भी एक है। बिल्कुल, हमें कौन कौन सी शक्तियां दी है, देखिए भगवान ने, ईश्वर ने हमें देखिए सुनने की शक्ति दी है, चलने की शक्ति दी है, मतलब हमारी 5 इंद्रियों के अलावा एक हमारी छठी इंद्रिय जिसमें हम सोचने समझने की शक्ति होती है, जिसमें हम कुछ अंदाजा लगा सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं, वो शक्ति भी दी है। तो ईश्वर ने हमें बहुत सी शक्ति दी है। हम कहते हैं भगवान ने हमें क्या दिया है, लेकिन आप देखिए जो डिसेबल व्यक्ति होते हैं और एक आप जो पूरी तरह से सही हो, बिल्कुल स्वस्थ हो, तो आप देखिए उनसे जब तुलना करेंगे, मतलब जो देख नहीं सकते उनके साथ आप तुलना कीजिए, उनको कितनी घुटन महसूस होती होगी। जो सुन नहीं सकते उनसे तुलना कीजिए तो उनको कितनी घुटन होती होगी। आप एक स्वतंत्र हो, सब कुछ आपके पास है, सब कुछ मिल रहा है, सब कुछ देख सकते हो, सब कुछ सुन सकते हो, सब कुछ खा सकते हो, ठीक है, सब कुछ बोल सकते हो, और जिनके हाथ नहीं होता एक, उनका सोचिए क्या होगा। तो हम बहुत भाग्यशाली है कि ईश्वर ने हमें सब कुछ दिया है। अगर हम प्राणी जगत यानी कि वनस्पति जगत या फिर जानवरों से हम अपनी तुलना करते हैं तो क्या होगा, जानवर बोल तो सकते हैं लेकिन क्या वो भाषा बोल सकते हैं जो हम बोलते हैं, ठीक है। जानवर वो सब कर सकते हैं जो हम लोग कर सकते हैं। तो उनकी और हमारे जीवन में काफी कुछ समानता है, लेकिन काफी कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमें उनसे अलग करती हैं। तो यहाँ पर भी यही बात बताइए कि इसे तो सभी स्वीकार करेंगे कि अनेक प्रकार की शक्तियां जो वरदान में हमें ईश्वर के द्वारा मिली है, उसमें से एक वाक शक्ति भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि मनुष्य की इंद्रियां अपनी अपनी शक्तियों में अविकल रहती तो वाक शक्ति मनुष्य में न होती, तो हम नहीं जानते कि इस गूंगी सृष्टि का क्या हाल होता। आप इमेजिन करिए, एक बार सोचिए, विचार करिए कि सही में अगर वाक शक्ति नहीं होती तो क्या होता। सब लोग लुंज पुंज से मानो कोने में बैठा दिए होते
और जो कुछ सुख दुख का अनुभव है, सुख और दुख का अनुभव है, हम अपनी दूसरी इंद्रियों के द्वारा करते, उसे अवाक होने के कारण आपस में एक दूसरे से कुछ कह ना और न तो कह सकते और न सुन सकते। तो ये पैराग्राफ मुझे लगता है आपको समझ में आ गया कि अगर वाक शक्ति न होती तो हम एक कोने में बैठा दिए गए होते। अब बैठेंगे भाई जब आपस में बातचीत ही नहीं हो रही है, हम गॉसिपिंग नहीं कर पा रहे हैं, हम ग्रुप चैटिंग नहीं कर पा रहे हैं, मतलब ग्रुप में बातें नहीं कर पा रहे हैं, हम गोष्ठी नहीं कर पा रहे। गोष्ठी यानी कि कुछ मंडली होती है, मंडली बैठकर आपस में बातचीत करती है, वो नहीं कर पा रहे हैं, हम अपने मन के भावों को व्यक्त नहीं कर पा रहे हैं, तो चुपचाप जाके बैठ जाएंगे, बैठेंगे। अब ऐसा ही देखिए, जो कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जिनको बोलने की शक्ति है और एक व्यक्ति ऐसा है जो बोल नहीं सकता है, तो वो क्या करेगा, चुपचाप जाके एक तरफ बैठ जाएगा, क्योंकि जब बोल ही नहीं पा रहा है तो उनके बीच में बैठने से और फालतू में हा हा ही करने से क्या मतलब है। तो हम भी सभी ऐसे होते तो क्या आपस में बैठते? बिल्कुल नहीं बैठते। ये सृष्टि थोड़ी सी अजीब सी हो जाती। ठीक है, तो ये समझ में आया। आगे चले। इस वाक शक्ति के अनेक फायदों में स्पीच तो आपको पता है क्या होती है, भाषण देना। मतलब किसी विषय पर आप कोई विचार व्यक्त कर रहे हो, उससे बोलते हैं स्पीच। कि इस वाक शक्ति सबको पता है क्या होती है, बोलने की शक्ति। ठीक है, बोलने की शक्ति। कि इस वाक शक्ति के अनेक फायदों में स्पीच वक्रता और बातचीत दोनों हैं, किंतु स्पीच से बातचीत का ढंग ही निराला है। अगर आप स्पीच देकर यानी कि भाषण देकर भाषण के रूप में अपने विचारों को व्यक्त कर रहे हो, फिर कोई अपना किसी विषय पर अपने विचारों को व्यक्त कर रहा है, ऐसे नहीं कि एक लाइन उसने कहा और एक मतलब कुछ बातें उसने कही फिर उसने कही, ऐसा नहीं। पूरे एक विषय पर कोई अपने विचारों को पूर्ण रूप से व्यक्त कर रहा है, वह स्पीच हो गई। फिर दूसरे के विचार व्यक्त कर लिए जाए, फिर तीसरे के विचार व्यक्त कर लिए जाए, तो वो बात यहाँ पर की जा रही है। बातचीत में वक्ता को नाज नखरा जाहिर करने का मौका नहीं दिया जाता है। ठीक है, जो भी नाच नखरा यानी कि उसमें जो भी उतार चढ़ाव है या बातचीत को और ज़्यादा शब्दों को सजाने संवारने का काम है, वो बातचीत में नहीं दिया जाता है। कि वह बड़े अंदाज से गिन कर पाँव रखता हुआ पुलपिट पर जा खड़ा हो, मजलिस चेयरमैन लेडीज एंड जेंटलमैन की बहुत सी स्तुति जहां करावे और तब किसी तरह वक्रता का आरंभ करे, यानी कि बोलने का आरंभ करे, जहां की चुटीली बात वक्ता महाशय के मुख से निकली कि ताली ध्वनि से कमरा गूंज उठा। तो ये क्या होती है, स्पीच होती है। स्पीच में क्या होता है बच्चों, आप क्या कहोगे, पुलपिट पर जा खड़ा। पुलपिट का मतलब क्या होता है, रंगमंच होता है। क्या होता है, रंगमंच, या फिर स्टेज जिसे कह सकते हैं। ठीक है, या फिर जिसे क्या कह सकते हैं, स्टेज। आप स्टेज पर जाकर यानी कि मंच पर खड़े होकर और फिर आप संबोधित करते हो, जहां भी बैठे लोग हैं उनके सामने आप बातचीत कर रहे हो। तो बातचीत का ये एक दूसरा रूप आ गया। दूसरा रूप कैसे आ गया कि वास्तविक बातचीत क्या होती है कि दो तीन व्यक्तियों के बीच में अगर बातचीत हो रही है तो वो आपस में बातचीत कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन जो ये वाली बात बताई जा रही है यहाँ पर, जिस बात के लिए जिस विषय के बारे में बताया गया है, वो स्पीच कहलाएगी। क्यों कहलाएगी, क्योंकि एक रंगमंच पर खड़ा हुआ है और रंगमंच पर खड़ा होकर और फिर संबोधन करता है, और संबोधन में हो सकता है मजलिस कहे, चेयरमैन हो, लेडीज एंड जेंटलमैन की बहुत सी स्तुति करें यहाँ पर, यानी कि कुछ भी वो संबोधन कर सकता है। इनमें से बहुत सारी बातें, इनमें से कोई भी बातें कर सके। स्तुति यानी कि जो जिन लोगों के सामने वो अपने विचारों को व्यक्त कर रहा है, वो लोग उसके लिए क्या हो गए, एक तरह से महान हो गए हैं, बड़े हो गए हैं। उन लोगों को मतलब हो सकता है समर्थन, उन लोगों का समर्थन प्राप्त करना है। तो उन जिन लोगों के सामने हम बातें व्यक्त कर रहे हैं, अपने विचार व्यक्त कर रहे हैं, उन लोगों का समर्थन पाने के लिए यहाँ पर जो लेखक है वो क्या कह रहे हैं कि समर्थन पाने के लिए उनकी स्तुति करनी है, उनकी पूजा करनी है, उनकी हाँ में हाँ मिलानी है। ठीक है, तो जहाँ की चुटीली बात, अगर कोई नेता ऐसी चुटीली बात कर देता है, कोई अच्छी सी बात कर देता है, तो क्या करते भाई, जो भी सुन रहा है वो क्या करते, तालियां बजाते, तालियां पीटते, उनकी वाहवाही करते हैं। तो वक्ता महाशय के मुख से निकली, वक्ता कौन होता है, कहने वाला। वक्ता कौन होता है, कहने वाला। वक्ता महाशय यानी कि कहने वाले के मुख से जो बात निकली है, ताली की ध्वनि से कमरा गूंज उठा। अगर उसकी बातचीत का तरीका बहुत ही अनोखा है, उसने जो कोई भी नेता है या कोई भी वक्ता है जो कहने वाला है, उसने सामने वाले यानी कि जो भी सुनने वाले हैं उन लोगों के सामने जो भी बात प्रस्तुत करी है, उस बात प्रस्तुत करने के तरीके में अगर कोई मतलब कोई निरालापन है, अगर कोई उत्कृष्ट शैली में या अच्छे तरीके से उसने अपनी बात प्रस्तुत करी है, तो क्या होगा, पूरा कमरा गुंजायमान हो जाएगा। किससे, तालियों की ध्वनि से। तो यही बात बताइए कि बातचीत करने के अलग अलग तरीके होते हैं।
अगला चले यहाँ पर, यस और नो फटाफट बता दीजिए मुझे कि ये भी आपको समझ में आ गया है कि यहाँ पर जो बालकृष्ण भट्ट जी है वो क्या कहना चाह रहे हैं। इसलिए वक्ता को खामखा, खामखा का मतलब होता है बेकार में, बेकार में, इसलिए वक्ता को यानी कि जो बात कह रहा है उसको बेकार में ढूंढकर कोई ऐसा मौका अपनी वक्रता में लाना ही पड़ता है जिसमें करतल ध्वनि अवश्य हो। इसलिए क्या होता है कि जो भाई स्टेज पर जो भाषण देते हैं, जो भी स्पीच देते हैं, नेता हो या कोई भी हो, तो उसे आप भी देख लीजिए, कभी आप स्कूल में आपको कभी स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में या फिर गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में या फिर आपके विद्यालय में कोई भी कार्यक्रम आयोजित किया गया है, उस कार्यक्रम के उपलक्ष्य में आपको खड़ा कर दिया कि आप यहाँ पर अपने विचार व्यक्त करेंगे, यानी कि आप भाषण देंगे या फिर स्पीच। स्पीच अंग्रेजी शब्द है और उसका हिंदी रूपांतरण भाषण है, भाषण देना है। तो आप एक भाषण लिखकर लाएंगे या फिर आपको एक भाषण दिया जाएगा, तो उसमें क्या होगा कि या तो स्टार्टिंग में कुछ पंक्तियां दे दी जाएगी कविता की, आपको पढ़नी है, उससे आपका भाषण थोड़ा उत्कृष्ट हो जाएगा, या फिर अंत में आपको कहा जाएगा कि आप कविता की पंक्तियों के साथ आप अपने भाषण का अंत करेंगे, या फिर बीच बीच में भी आपको विषय से जोड़ने के लिए या जनता का ध्यान आकर्षित करने के लिए, जनता बोर ना हो या फिर आपके जो भी भाषण सुन रहा है वो बोर ना हो, इसलिए आप बीच बीच में कुछ ऐसी चुटकुलेपन और ऐसे हंसाने वाली बातें या विषय से जुड़ी हुई कुछ ऐसे कोटेशंस आप बीच बीच में बोलते जाएंगे या नारे आपने लगा दिए हो सकता है, तो उससे क्या होगा, आपके जो भाषण की उत्कृष्टता है वो कैसी हो जाएगी, बढ़ जाएगी जो आप बोल रहे हो। इसलिए वक्ता को खामखा यानी कि ढूंढ कर कोई ऐसा मौका अपनी वक्रता में यानी कि जो आप बातचीत कर रहे हो उसमें लाना ही पड़ता है जिससे करतल ध्वनि अवश्य हो, यानी करतल का मतलब क्या होता है, तालियां, तालियों की आवाज अवश्य हो सके। और अगर तालियों की आवाज अच्छी हुई है, ज्यादा हुई है, पूरा जो कमरा है या पूरा हॉल है वो गूंज गया है, इसका मतलब आपने जो बातचीत की है वो कैसी की है, उत्कृष्ट श्रेणी की बातचीत की है। वही हमारी साधारण बातचीत का कुछ ऐसा घरेलू ढंग है। अब ये तो हो गई एक उत्कृष्ट बातचीत का तरीका। अब एक नॉर्मल बातचीत जो आप घर में बातचीत करते हो वो क्या है कि वही हमारी साधारण बातचीत का कुछ ऐसा घरेलू ढंग है कि उसमें न करतल ध्वनि का कोई मौका है, न लोगों के कहे उड़ाने की कोई बात ही रहती है। मतलब क्या होता है, देखिए कि अब यहाँ पर बातचीत की जा रही है, हो सकता है माता पिता के बीच में बातचीत हो रही है, या पिता पुत्र के बीच में हो रही है, या दो फ्रेंड्स के बीच में हो रही है, या फिर शिक्षक विद्यार्थी के बीच में हो रही है, या विद्यार्थी शिक्षक के बीच में हो रही है। तो जो बातचीत हम करते हैं, भाई मुझे कोई फ्रेंड मिली, मैं कह रही हूँ अरे भाई कैसी हो तुम, हाँ मैं ठीक हूँ, तो उसमें तो कोई ताली बजाएगा नहीं। एक बातचीत ऐसी होती है जिसमें ताली बजाई जा रही है और एक बातचीत ऐसी जिसमें किसी ताली वाली बजाने का या वाह वाही करने का कोई अवसर है ही नहीं। अब मैंने ऐसे ही पूछ लिया कि भाई क्या भाई तुम कैसी हो, मैंने पूछा भाई मुझे सलोनी मिल गई और मैं कह रही हूँ भाई सलोनी कैसी हो, भाई आज तो तुम बहुत दिनों बाद दिखी हो, तो इसका मतलब जो सुन रहा है हमारी बातचीत वो ताली बजाएगा या फिर वो करेगा वाह क्या बात करी, ऐसा कहेगा। तो बातचीत का एक साधारण तरीका भी होता है जिसमें न किसी करतल ध्वनि की आवश्यकता होती है, न किसी वाहवाही की आवश्यकता हो। ठीक है। तो बातचीत दो तरह की होती है, एक बातचीत जो हमने ऊपर देखी उत्कृष्ट श्रेणी की, अब हम बातचीत जो देख रहे हैं वो निम्न श्रेणी की नहीं है लेकिन वो साधारण बातचीत कहलाएगी। ठीक है। हम दो आदमी प्रेम पूर्वक संलाप कर रहे हैं, संलाप यानी बातचीत कर रहे हैं, संलाप का मतलब क्या होता है, वार्तालाप, वार्तालाप कर रहे हैं। कोई चुटीली बात आ गई, मतलब कोई चुटकुलेदार या कोई हंसी मजाक वाली बात आ गई तो हम हंस पड़े। मुस्कुराहट से होठों का केवल फड़क उठना ही इस हंसी की अंतिम सीमा है। इसमें स्पीच की वह संजीदगी बेकदर हो धक्के खाती फिरती है। अब क्या होता है, स्पीच तो आपको पता है थोड़ी सी डिसिप्लिन वाली होती है, अनुशासित होती है, जिसमें आपको ऐसे ठहाके मार मार के हंसना नहीं, आपको सुनना है। अगर अच्छी बात है तो आपको वाह क्या बात करी है, या फिर और भी अच्छी आपको लगी है तो आप ताली बजाकर उसका सम्मान कर सकते हैं। लेकिन साधारण बातचीत में क्या होगा कि कुछ लोग बातचीत कर रहे हैं और उसमें क्या होगा कि भाई कुछ चुटीली सी बात आ गई तो आप जोर जोर से हंस पड़े, ताली बजा बजा कर, ताली मतलब ताली पीट कर एक दूसरे के दोस्त के जैसे हम दोस्तों के ऊपर ताली मार के और हंसते ना, भाई क्या बात कह दी, और कभी कभी तो लोटपोट भी हो जाते हैं, तो वो भी बातचीत है। तो उसका मतलब ये तो नहीं कि उसके लिए करतल ध्वनि बज गई है या फिर पूरा हॉल गूंज गया है, इस तरह की कोई बात नहीं है। तो क्या कहा जा रहा है यहाँ पर कि कोई चुटीली बात आ गई, हंस पड़े, मुस्कुराहट, कभी कभी तो जोर से हंस पड़े और कभी कभी ऐसी बात आ गई कि सिर्फ मुस्कुरा दिए, अरे हाँ रे भाई। लेकिन क्या है, उठना ही इस हंसी की अंतिम सीमा है। इसमें स्पीच की वह संजीदगी यानी कि स्पीच की तरह वह संजीदापन नहीं आएगा जो स्पीच में आता है, किसमें, साधारण बातचीत में। आगे चले बच्चों। अब देखिए, जहां आदमी की
अपनी जिंदगी मजेदार बनाने के लिए खाने पीने, चलने फिरने आदि की जरूरत है, वहाँ बातचीत की भी उसको अत्यंत आवश्यकता है। जो कुछ मवाद धुआं जमा रहता है वह बातचीत के जरिए भाप बनकर बाहर निकल पड़ता है। चित्त हल्का और स्वच्छ हो, परम आनंद में मग्न हो जाता है। बातचीत का भी एक खास तरह का मजा होता है। जिनको बातचीत करने की लत पड़ जाती है वे इसके पीछे खाना पीना भी छोड़ बैठते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या बताया इस पैराग्राफ के अंदर कि आपके अंदर कोई भी धुआं है, धुआं यानी कि कोई भाव ऐसे है, कोई विचार आ रहे हैं जिससे आप दुखी हो रहे हो और वो दुख आप किसी के सामने व्यक्त करना चाहते हो जिससे आपका मन हल्का हो जाए, तो उसका एक माध्यम क्या है बच्चों? बातचीत। अगर आपके अंदर वाक शक्ति है तभी आप उस मवाद को दूर कर पाओगे। ठीक है, तो ये भी बहुत ही मतलब साधारण तरीके का है, आसानी से समझ में आने वाला पैराग्राफ है। आगे चलिए। अपना बड़ा हर्ज देना उन्हें पसंद आता है। अब ये बात कहाँ की गई है? देखिए कि जिनको बातचीत करने की लत पड़ जाती है, कुछ लोग होते हैं ना जो बातूने होते हैं, बहुत ज़्यादा बातूने होते हैं, तो उन लोगों को इतनी लत पड़ जाती है कि वे खाना पीना भी छोड़ देते हैं। अपना हर्ज, हर्ज का मतलब होता है नुकसान, नुकसान, हर्ज यानी नुकसान। अपना नुकसान कर देना उन्हें पसंद आता है पर वे बातचीत का मजा नहीं खोना चाहते। रॉबिन्सन क्रूसो का किस्सा बहुधा लोगों ने पढ़ा होगा, जिसे 16 वर्ष तक मनुष्य मुख देखने को भी नहीं मिला। मतलब एक बच्चा है जिसको 16 वर्ष तक, क्योंकि हो सकता है वो जंगल में रहा हो, उसको मनुष्य का मतलब लोगों मनुष्य योनि का जो मुंह है वो भी देखने को नहीं मिला। कुत्ता, बिल्ली आदि जानवरों के बीच में रहकर 16 वर्ष के उपरांत उसने फ्राइडे के मुख से एक बात सुनी। यद्यपि उसने अपनी जंगली बोली में कहा था, पर उस समय रॉबिन्सन को ऐसा आनंद हुआ मानो उसने नए सिरे से फिर से आदमी का चोला पाया। अब देखिए बात ये भी है कि अगर कोई मनुष्य, जैसे हमने एक टार्जन फिल्म भी देखी थी, आपको याद, आपने भी देखी होगी कभी या सुना होगा, बहुत पुरानी है, तो एक टार्जन कार वाली है और एक दूसरी वाली जो टार्जन मूवी है, उसमें क्या होता है कि एक बच्चा है जो वो जंगल के लोग मतलब जंगली जानवरों के बीच में पला बड़ा होता है, जंगल में पला बड़ा होता है, तो उसको मनुष्य की आवाज़ जैसे बोली है वो समझ में नहीं आती है, बात समझ में नहीं आती है ना, उसका रहन सहन आता है, वो उसी तरह से जंगली लोगों की तरह करता है। ठीक है, तो जब वो मनुष्य को के संपर्क में आता है तो वो बहुत आश्चर्य होता है, आश्चर्यचकित हो जाता है और मनुष्य भी उसकी हरकतों से सोचते कहाँ से ये व्यक्ति आ गया है। तो इसलिए यहाँ पर रॉबिन्सन क्रूसो का जो उदाहरण दिया वो इसलिए दिया है कि मनुष्य जिस वातावरण में रहता है उसी वातावरण का हो जाता है। जिस वातावरण में अपना वो समय व्यतीत कर रहा है उसी वातावरण के अनुसार उसका जीवन धीरे धीरे ढल जाता है और जब नए वातावरण के संपर्क में आता है तो उसको समय लगता है। तो वही बात यहाँ पर बताई गई है। आगे चलिए। इससे सिद्ध होता है कि मनुष्य की वाक शक्ति में कहाँ तक सुधा लेने की ताकत है। सुधा यानी कि सूद लेने की, सूद यानी कि जांच पड़ताल लेने की, ठीक है, सूद लेने की। जिसने केवल पत्र व्यवहार है, कभी एक बार भी साक्षात्कार नहीं हुआ, उन्हें अपने प्रेमी से बातें करने की कितनी लालसा रहती है। यहाँ पर आ जाएगा लालसा, ये थोड़ी सी प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई है, कि उन्हें अपने प्रेमी से बात करने की कितनी लालसा रहती है। अपना आभ्यंतरिक, आभ्यंतरिक का मतलब होता है आंतरिक, क्या होता है? आंतरिक, अपने अंतर मन का, आंतरिक यानी अपने अंतर मन का, अपने चित्त का आभ्यंतरिक भाव दूसरे पर प्रकट करना और उसका आशय आप ग्रहण कर लेना शब्दों के ही द्वारा होता है, कर लेना शब्दों के द्वारा हो सकता है। सब है, जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसका गुण दोष प्रकट नहीं होता। बेन जॉनसन का यह कहना है कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, बहुत ही उचित जान पड़ता है। अब देखिए बात बच्चों, यहाँ पर इस पैराग्राफ में क्या बताया गया है, इसमें बताया गया है कि मनुष्य की जो वाक शक्ति है उससे ही हम मनुष्य के बारे में जान सकते हैं, उसके बारे में पहचान सकते हैं कि वह क्या विचार प्रस्तुत कर रहा है, उसके मन में क्या चल रहा है, वह क्या सोच रहा है। ठीक है, दूसरी बात कही है कि केवल पत्र व्यवहार है। अगर आप किसी के बारे में कोई विचार जानना चाहते हो दूर बैठे, तो वो पत्र व्यवहार के माध्यम से हो सकता है। कभी एक बार भी साक्षात्कार नहीं हुआ, मान लो किसी व्यक्ति को एक बार भी उसने देखा नहीं है, लेकिन पत्र के माध्यम से वो बातचीत कर रहा, तो उससे भी काफी फर्क पड़ता है, क्योंकि वो अपने विचारों को तो रख रहा है। केवल देखने से ही नहीं, अपने विचारों को रखने से ही आप मनुष्य को आधे से ज्यादा जान सकते हो। मतलब आप ये देखिए कि कोई व्यक्ति बहुत दूर है और केवल वो लेटर लिख के हमें अपनी विचार बता रहा है और हम भी उसको बता रहे हैं, तो हम उसके गुण दोषों को जान जाएंगे बिना उसको देखे। केवल देखने मात्र से ही उसके गुण दोषों को जानना नहीं, उसके विचारों को जानने से ही उसके गुण दोषों का प्रकट होता है।
कभी एक बार भी जिसका साक्षात्कार नहीं हुआ, यानी कि एक बार भी जिसको नहीं देखा है, उन्हें अपने प्रेमी से बातें करने की कितनी लालसा रहती है। अपना आभ्यंतरिक यानी कि अपना आंतरिक भाव दूसरे पर प्रकट करना और उसका आशय आप ग्रहण करना, यानी कि उसके मन की बातों को अपने मन में ग्रहण कर लेना शब्दों के ही द्वारा हो सकता है। और ये किसके माध्यम से होता है? केवल और केवल शब्दों के माध्यम से होता है। सब है जब तक मनुष्य बोलता नहीं। अब बात यह है कि जब तक मनुष्य बोलता नहीं है तब तक उसके गुण दोष पता नहीं चलते। जब वो बोलेगा तब ही उसके गुण दोषों को पता चलेगा। ठीक है, बेन जॉनसन का कहना है कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, बहुत ही उचित जान पड़ता है। अब इसके लिए एक उदाहरण प्रस्तुत करूंगी बच्चों के। एक संस्कृत में उदाहरण है कि एक डाल पर एक कौवा बैठा होता है और एक कोयल बैठी होती है। दोनों एक ही तरह के दिखते हैं, काले कलर के, यानी कि ब्लैक कलर होता है उनका और एक जैसे ही दिखाई देते हैं। लेकिन जब आवाज करते हैं ना, यानी कि जब बोलते हैं, जब उनके मुख से वाणी निकलती है, कोई शब्द निकलता है, तो कोयल तो इतनी मधुर आवाज में बोलती है और कौवा ऐसी कर्कश आवाज में बोलता है। तब पता चलता है कि किसकी वाणी मधुर है और किसकी वाणी कर्कश है। तो ऐसे ही बोलने से ही व्यक्ति के गुण दोषों का पता चलता है। जैसे एक मनुष्य बहुत सुंदर लग रहा है, बहुत अच्छा है, गोरा चिट्टा है, फीचर्स उसके अच्छे हैं, लेकिन वो जब अपनी भाषा निकाल रहा है ना, तो इतनी अनुशासित यानी कि अनुशासनहीन वाली भाषा, यानी कि गाली गलौज कर रहा है, अपशब्द बोल रहा है, तो उससे क्या पता चलेगा? अरे कि फला व्यक्ति कितना गंदा व्यक्ति है, कितना उसके अंदर संस्कार ही नहीं है भाई, उसके अंदर क्या है। हम उसके प्रति हीन भावना प्रकट करेंगे। अब हम कहेंगे कि जैसे कोई किसी ऐसे व्यक्ति को देख रहे हैं जिसके नैन नक्श अच्छे नहीं है, या कपड़े ऐसे पहन रखे, उसने बहुत ही फटे पुराने से कपड़े पहन रखे हैं और अच्छा नहीं लग रहा दिखने में, लेकिन जब वो बोल रहा है तो इतने सलीके से बोल रहा है, आदर पूर्वक बोल रहा है, तो हम क्या कहेंगे? अरे भाई कितना अच्छा व्यक्ति है ये। तो हम गुण दोषों का जो पता है वो शारीरिक रूपरेखा से न करके और उसकी वाक शक्ति से अगर करते हैं तो हम पता लगाएंगे कि कौन सही है और कौन गलत है। इस बातचीत की सीमा 2 से लेकर जहां तक रखी जा सकती है, जहां तक उनकी जमात मीटिंग या समान समझ ली जाए। एडिसन का मत है कि असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों के बीच में हो सकती है। एडिसन क्या कह रहे हैं बच्चों? कि असल वास्तविक बातचीत केवल 2 व्यक्तियों के बीच में होती है। अब देखिए, आपका कोई फ्रेंड है, आपकी जो फ्रेंडशिप है वो ग्रुप में है, 5-6 दोस्त है आपके, ठीक है, सहेलियाँ दोस्त दोनों, मतलब लड़के लड़कियाँ दोनों के लिए बोल रही हूँ मैं। तो आप ये सोचोगे कि कोई आपको प्रॉब्लम हुई है तो आप पूरे ग्रुप के सामने तो नहीं बताना चाहोगे, आप अपने किसी खास दोस्त को बताओगे। मतलब कितनी भी ग्रुप फ्रेंडशिप हो, उसमें से एक जो फ्रेंड होता है आपका, एक जो व्यक्ति होता है वो खास होता है। आप उसी को अपने मन की बात बताओगे तो यही एक असल बातचीत है। ये कौन कह रहे हैं भाई? एडिसन कह रहे हैं। और आप खुद भी देखिएगा, अगर आप सामूहिक मित्रता के रूप में सामूहिक मित्रता में बंधे हुए हो, उसमें से भी आपका एक ही दोस्त खास होगा। अब ढूंढिए भाई बच्चों, कौन सा खास दोस्त है, अगर आप सामूहिक दोस्ती में है तो। और सिंगल दोस्ती में हो तो वो तो फिर अलग ही बात है कि आपका और उसके बीच में जो बातचीत है वो एक असल बातचीत है। जिसका तात्पर्य यह हुआ कि जब 2 आदमी होते हैं तभी अपना दिल एक दूसरे के सामने खोलते हैं, यानी कि प्रकट करते हैं। जब 3 हुए तब तो 2 की बात कोसों दूर हुई। यहाँ कहा भी गया है कि 6 कानों में पड़ी बात खुल जाती है। दूसरे यह कि किसी तीसरे आदमी के आ जाते ही या तो मैं दोनों में, यानी कि या तो दोनों में बातचीत अपनी से निरस्त हो बैठेंगे या उसे निपट पूर्वक अज्ञानी समझ बनाने लगेंगे। अब ये है कि जैसे 2 व्यक्ति बातचीत कर रहे हैं और बातचीत करते करते कोई तीसरा व्यक्ति आ गया, तो आप क्या करोगे? जो आपके बीच में कोई रहस्य प्रकट हो रहा है या कोई ऐसा सीरियस मैटर डिस्कस हो रहा है, तो आप क्या करोगे? उसको टालने की कोशिश करोगे। बोला क्या हुआ भाई, आप लोग क्या बातचीत कर रहे? कुछ नहीं, हम तो ऐसे ही पुराने जमाने की बात कर रहे थे, या हम तो ऐसे स्कूल की बात कर रहे थे, सर ने क्या कहा था ये बात कर रहे थे, स्कूल में क्या हुआ था, यार ऐसे ही बात कर रहे थे। उसको टालेंगे। क्यों टालेंगे? क्योंकि आप तीसरे के सामने प्रकट नहीं करना चाह रहे हो। तो इसीलिए कहा गया है कि वास्तविक बात जो होती है वो 2 व्यक्तियों के बीच में ही होती है। जैसे गर्म दूध और पानी के 2 बर्तन आसपास साट के रखे जाए तो एक का असर दूसरे में पहुंच जाता है, अर्थात दूध ठंडा हो जाता है और पानी गर्म हो जाता है। वैसे ही 2 आदमी पास बैठे हो तो एक का गुप्त असर दूसरे पर पहुंच जाता है, और चाहे एक दूसरे को देखे भी नहीं, तब बोलने को कौन कहे, एक के शरीर की विद्युत दूसरे में प्रवेश करने लगती है। जब पास बैठने में ही इतना असर हो जाता है तब बातचीत में कितना होगा? देखिए ये लिखा हुआ है बातचीत।
कितना अधिक असर होगा, इसे कौन न स्वीकार करेगा। तो अब इस बातचीत को कौन आदमियों के साथ देखना चाहिए, मानो एक त्रिकोण सा बन जाता है। अब देखिए यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि आप कितना भी कुछ करें, आप कितना ही चुप रहने की कोशिश करें, लेकिन अगर आप किसी के साथ में बैठे हो तो आप चाहोगे कि उसको मैं जानूं और मुझे वो जाने। तो उसको भी, मतलब दो व्यक्ति बैठे हैं तो दो व्यक्तियों में, दोनों के बीच, दोनों के मन में एक उत्कंठा होगी कि मैं भी उसे जानूं और वो भी मुझे जाने। तो आप कोशिश करोगे एक दूसरे को बताने की। उसके लिए उदाहरण क्या दिया है कि एक गर्म पानी का बर्तन है और गर्म दूध का बर्तन है, ठंडे दूध का बर्तन है। तो दोनों को आपस में रखेंगे तो क्या होगा, उसके जो पानी की तासीर है वो दूध में चली जाएगी, दूध की तासीर पानी में आ जाएगी। तो जो ज़्यादा गर्म था वो ठंडा हो जाएगा, जो ठंडा था वो गर्म हो जाएगा। तो दोनों समान हो जाएंगे, यानी कि एक दूसरे की विद्युत को उन्होंने आदान प्रदान किया। ऐसे ही अगर हम हमारे विचारों को भी एक दूसरे के प्रति आदान प्रदान करते हैं तो वो उसका जो माध्यम है वो क्या होगा बच्चों, केवल और केवल वाक शक्ति होगा, केवल और केवल बातचीत होगा। तीनों विमानों तीन कोण हैं और तीनों की मनोवृत्ति के प्रसरण की धारा मानो उस त्रिकोण को तीन रेखाएं है। चुप चुप असर तो उन दोनों में परस्पर होता ही है। जो भांति तीन में की गई है, यह मानो अंगूठी में नग सी जड़ गई है। उपरांत जय चार आदमी हुए तब बेतकल्लुफ यानी कि किसी को तकलीफ न हो इसके लिए कही गई है। बिल्कुल स्थान नहीं रहता, खुल के बातें ना होगी। जो कुछ बातचीत की जाएगी वह फॉर्मेलिटी, गौरव और संजीदगी के सच्चे में सनी हुई होगी। चार से अधिक की बातचीत केवल राम कहलाएगी, उसे हम सलाम नहीं कह सकते। इसी के अनेक भेद है। दो मुद्दों की बातचीत प्राय जमाने की शिकायत पर हुआ करती है। अब देखिए इसमें अलग अलग चीजें बताई है, मतलब लेखक ने यहाँ पर कई उदाहरण देकर बताया है। क्या बोला है कि जैसे तीन विमानों का त्रिकोण है, तीन दोस्त हो गए हैं, उनका त्रिकोण है, त्रिकोण के माध्यम से भी क्या आप एक, जैसे एडिसन ने कहा है कि जो वास्तविक बातचीत है वो दो व्यक्तियों के बीच में होती है। अगर तीन दोस्त है तो क्या दोनों दोस्तों को एक व्यक्ति एक जैसी बातें बताएगा? नहीं बताएगा। हो सकता है कि वह एक को बताए दूसरे को ना बताए, ऐसे ही जो दूसरा है वो हो सकता है तीसरे को बताए पहले को ना बताए। तो ये जो त्रिकोण होता है ये भी वास्तविक बातचीत का पक्षधर नहीं होता है। इसमें से भी आप एक को ही चुनोगे, दो को नहीं चुनोगे। चुप चुप के असर तो मतलब आप चुप चुप रहोगे, मतलब ये है कि आप इसमें कहने की बात यह है कि आप बातचीत कितनी भी करो, तीन दोस्त है, तीनों में भी आप खुल के ईमानदार नहीं रह पाओगे। क्योंकि आप हो सकता है एक दोस्त आपका खास है और उसको बता रहे हो बातचीत, तो वो अलग चीज हो जाती है। जय चार आदमी हुए तब बेतकल्लुफ को बिल्कुल स्थान नहीं रहता। अगर चार आदमी हो गए तो आप फिर बेतकल्लुफी तो करोगे ही नहीं, जिसको मतलब किसी को बुरा ना लगे ऐसी बात तो करोगे ही नहीं, फिर वो सादगी वाली बात होगी। खुल के बातें ना होगी, मतलब आप चार व्यक्ति हो गए तो आप जो कुछ और कहना चाह रहे थे हो सकता है वो नहीं कह पाए, क्योंकि हम बहुत से लोगों के सामने अपने विचार व्यक्त नहीं कर पाते। कभी कभी क्या होता है कि किसी बच्चे को कह दिया भाई भाषण है तुम्हारा, तुम भाषण दोगे, तो बच्चा है ना, जब तक वो भाषण का समय नहीं आता तब तक वो घबराता रहेगा। वो सोचेगा मैं इतने सारे लोगों के बीच में अपनी बातें कैसे कहूँगा, क्यों? क्योंकि उसके अंदर हिचक हो रही है। उतने सारे लोगों को अपनी बात बताना यानी कि अपने विचारों को प्रस्तुत करना उसके लिए सही नहीं है। वो नहीं चाहता है कि मेरे जो अवगुण है, मैं जब भाषण दूँ तो भाषण देते समय मेरे जो अवगुण पता चले वो सबको पता चले, वो नहीं चाहता। वो चाहता है कि भाई या तो मेरी क्लास सुन ले, अगर क्लास की बारी नहीं आती है तो हो सकता है भाई मेरा मॉनिटर सुन ले, या फिर मेरे टीचर है केवल वो सुन ले, मैं उनके सामने अच्छे से बता दूंगा लेकिन सबके सामने नहीं बोलूंगा। ये क्यों होता है? क्योंकि हम जो बात कह रहे हैं, हमारे कहने का तरीका, उत्कृष्टता, हमारी बातचीत की उत्कृष्टता यानी कि हम किस तरह की बातचीत कर रहे हैं वो अच्छी है या ठीक ठीक है, वो जो अवगुण है वो सभी के सामने प्रकट ना हो, बस ये डर रहता है, इसलिए हम बोल नहीं पाते। चार से अधिक की बातचीत केवल राम कहलाएगी। चार लोगों से अधिक की जो बातचीत है वो क्या कहलाएगी? राम कहलाएगी। यानी कि हम चार के बीच में या तीन से ज्यादा के बीच में बातचीत करें तो फिर वो एक औपचारिक बातचीत होती है, फॉर्मेलिटी होती है, वो उसे हम सलाम नहीं कह सकते। ठीक है, इसी के अनेक भेद है। दो मुद्दों की बातचीत प्राय जमाने की शिकायत पर हुआ करती है। अगर दो मुद्दे ले लिए है, कोई मैटर छेड़ दिया है, यानी कि बहुत सारे लोगों के 4-5 व्यक्ति बैठे हैं, तो वो क्या करेंगे? वाद विवाद करेंगे। यानी कि एक कोई टॉपिक ले लिया है, उस टॉपिक में कुछ लोग पक्ष के होंगे और कुछ लोग विपक्ष के होंगे, तो वो क्या होगा? वो वाद विवाद वाली, विचार प्रस्तुत करने वाली बातचीत होगी। आगे देखिए बच्चों,
ये बाबा आदम के समय की ऐसी शुरू करते हैं जिसमें 4 तो 10 छूट, एक बार उनकी बातचीत का घोड़ा छूट जाना चाहिए, फिर परो बीत जाने पर भी अंत ना होगा, यानी कि समय बीत जाने पर भी। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि बातचीत का इतना आनंद होता है, उनके अंदर इतना रस होता है कि वे बातचीत को छोड़ना ही नहीं चाहते हैं, खाना पीना छोड़ देंगे, घर की जिम्मेदारी छोड़ देंगे, लेकिन जो दूसरी बातें हैं यानी कि जो बातचीत है उसका जो मजा आ रहा है, वो आनंद है, वो नहीं छोड़ना चाहते हैं। और वो कैसे होते हैं? बाबा आदम के जमाने के होते हैं, बहुत पुराने लोग होते हैं। उनसे पूछ लो कि आपकी पुरानी बातें बता दो, तो वो अपनी पुरानी बातें इतने अच्छे तरह से बताते हैं कि पूरी नहीं होती है। एक बार उनकी बातचीत का घोड़ा छूट जाए, यानी कि एक बार वो बातचीत करने लग जाते हैं, तो फिर तो उसका अंत होने वाला नहीं है भाई, चाहे कितने ही पहर यानी कितना ही समय चला जाए। प्राय अंग्रेजी राज्य प्रदेश और पुराने समय की रीति नीति का अनुमोदन और इस समय के सब भांति लाखों लोक जवानों की निंदा उनकी बातचीत का मुख्य प्रकरण होगा। अब अधिकांश क्या होता है कि अंग्रेजी राज्य यानी कि अंग्रेजी शासन में क्या हुआ करता था, इस बात को आप बताएंगे अपनी बातचीत में, या फिर प्रदेश में क्या होता था, या फिर हमारे ज़माने में भाई क्या होता था, हमारे ज़माने में तो ये वाला समय था, हमारे ज़माने में ये वाला समय था। आप यही देखेंगे, अगर आप अपने पुराने पीढ़ी के लोगों से बातचीत कर रहे हैं तो वो अपनी पीढ़ी की बात बताएंगे, और अगर आप नई पीढ़ी की लोगों से बात कर रहे हैं तो वो अपनी नई पीढ़ी की बात बताएंगे कि हम भाई आपके समय में ये हो रहा था लेकिन हमारे समय में ये हो रहा था, और सब अपने अपने समय की बातचीत करेंगे। पढ़े लिखे हुए के लिए तो शेक्सपियर, मिल्टन, मिल और स्पेशर जीप पर ना करेंगे अपनी लियाकत के नशे में चूर, हमी दिगरे नेस्त, ये एक बात कही गई है। अक्कड़पन की चर्चा छेड़ेंगे तो हम सहेलियों की बातचीत का कुछ जायका ही निपटा है। इस रस का समुद्र मानो उम्दा चला आ रहा है, इसका पूरा स्वाद उन्हीं से पूछना चाहिए जिन्हें ऐसों की सरसनी बात सुनने को कभी भाग्य लड़ा है। मतलब जो अक्कड़पन वाली बात या ऐसे ही मनचली बात कहने वाले हैं या कहने लगे हैं, या मनचली बात कहने का तरीका उनको आता है या आदत में है, तो वो उन्हीं लोगों से पूछो जो उनके हपट्टे पड़ते हैं, मतलब कि जो इन सब बातों को सहन करते हैं। आगे देखिए बच्चों, बुद्धियों की बातचीत का मुख्य प्रकरण बहू बेटी पाती हुई तो अपनी बहुओं या बेटों का गिला शिकाया होगा, या ये मिराने का कोई ऐसा स्मरारा छेद बैठेगी कि छेद यानी छेद नहीं होगा, छेड़ बैठेगी। और ये है बूढ़ियों किसके लिए कहा गया है? बूढ़ी औरतों के लिए, ठीक है, बूढ़ी महिलाओं के लिए कहा गया है। छेड़ बैठेगी की बात करते करते अंत में खोड़े दांत ही निकाल पड़ेंगे। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर क्या बात बताइए कि जो बूढ़ी औरतें हैं, पुरानी औरतें हैं, अगर आप उनके पास बैठोगे तो वो क्या होंगे? या अपनी बहू की बुराई करेगी, या अपने पोते की बुराई करेगी, या अपने बच्चे की बुराई करेगी। क्यों करेंगे भाई? क्योंकि उनके साथ हो सकता है उनके समय से ये नई पीढ़ी मैच नहीं खा रही है, इसलिए उनको समझ में नहीं आ रहा। जिन नियम कानूनों से उन्होंने अपना जीवन यापन किया है और उनकी बहू आई और वो अपने नियम कानून बना रही है, उनको अब होता यही है कि हर बहू आकर अपने नियम कानून बनाती है, लेकिन उनको लगता है कि मेरे नियम कानून है तो मेरे ही चलने चाहिए, तो इसलिए उनके बीच में मतभेद हो जाता है। तो उनके जो बूढ़ी महिलाएं होती है, उनकी बातचीत का जो विषय होता है वो क्या होता है, आप सबको अच्छे से पता है, बताने की आवश्यकता नहीं है। अब वह कह रहे हैं कि उनकी जो शिकायत है वो इतनी होती है कि अगर उन्होंने कोई बात छेड़ दी तो फिर चाहे उनके पूरे दांत गिर जाए, लेकिन वो अपनी बातें बोलती रहेगी अपनी बहू के बारे में, अपने पोते पोतियों के बारे में, अपने बेटे के बारे में। लड़कों की बातचीत खिलाड़ी होते हुए अपनी अपनी तारीफ करने के बाद से कोई सलाह गांठेंगे जिससे उनको अपनी शैतानी जाहिर करने का पूरा मौका मिले। स्कूल के लड़कों की बातचीत का उद्देश्य अपने उस्ताद की शिकायत या तारीफ या अपने सहपाठियों में किसी के गुण अवगुण या कथोपकथन का होता है। पढ़ने में कोई लड़का तेज हुआ तो कभी अपने सामने दूसरे को कुछ न गिनेगा। अब देखिए यहाँ पर क्या बात बताई है कि अगर कोई खिलाड़ी है तो वो क्या करेगा भाई, अपनी अपनी तारीफ करेगा, अपनी तारीफ बताएगा, ठीक है। और फिर दूसरी बात है कि अगर कोई स्कूल के बच्चों से बातचीत की जाए तो वो क्या करेंगे भाई, स्कूल के बच्चे आपस में बातचीत कर रहे हैं जैसे आप लोग बातचीत करते हो सकता है कोई टीचर सही नहीं पढ़ा रहा है, जैसे मैं सही नहीं पढ़ा रही हूँ तो आप लोग आपस में कह रहे हैं भाई ये मैडम क्या है, ऐसे पूरा हमारा साल खराब हो जाएगा, हमारे नंबर कैसे आएंगे, अच्छा नहीं पढ़ाती है, हमारा पूरा जो पीरियड है वो ऐसे ही जाता है, ठीक है, हमारा समय बर्बाद होता है। तो आपकी बातचीत का विषय वही होगा जो आपसे जुड़े हुए लोग हैं। तो हमारे जीवन में देखिए वास्तविक तौर पर बातचीत का जो
मेन स्वरूप है, यानी कि जो मुख्य बात है वो ये है कि आपकी बातचीत का विषय वही होगा जो आपके आसपास आपके वातावरण से जुड़ा हुआ है, ठीक है। और कोई आप तीसरे टॉपिक को नहीं लाओगे तो फिर वो गोष्ठी टाइप हो जाता है, तो गोष्ठी की बात भी यहाँ पर की जाएगी, ठीक है। तो समझ में आया आप सभी को कि अगर स्कूल में है तो स्कूल में हो तो आप अपने मास्टर यानी उस्ताद यानी कि अपने शिक्षक की बात शिकायत करेंगे या फिर उसकी तारीफ करेंगे। अगर अच्छा होगा तो आप कहोगे नहीं नहीं भाई ये सर तो बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। या फिर सहपाठियों में किसी के या फिर आपके कोई क्लासमेट है उसके गुण अवगुण बताने में लग जाओगे। या पढ़ने में कोई लड़का तेज है तो फिर वह तो अपने सामने किसी और को समझेगा ही नहीं, फिर वो तो भाई महारथी हो गया। तो यही बातचीत के विषय होते हैं और इससे जुड़ा हुआ नहीं है। सुस्त और बोधा हुआ तो दबी बिल्ली से स्कूल भर को अपना गुरु ही मानेगा। और अगर कोई बच्चा सुस्त है और बुद्धू टाइप का है तो फिर वो सोचेगा कि स्कूल ही मेरा गुरु है, सब कुछ स्कूल है, क्योंकि वो स्कूल से बहुत सारी चीजें सीख रहा है। इसके अलावा बातचीत की और भी बहुत सी किस्में हैं, किस्में यानी कि और भी तरीके हैं, और भी कई उपाय हैं। राजकाज की बात, व्यापार संबंधी बातचीत, दो मित्रों में प्रेमालाप इत्यादि। क्या क्या हो सकते हैं कि भाई राज शासन किस प्रकार हो रहा है, इसके विषय में बातचीत हो सकती है, या फिर व्यापार कैसा हो रहा है, या व्यापार के संबंधित बातचीत, या फिर दो मित्रों में अगर प्रेम भाव है तो वो बातचीत हो जाएगी। हमारे देश में अशिक्षित लोगों में बत कही होती है। लड़की लड़के वालों की ओर से एक एक आदमी बिचवई होकर दोनों में विवाह संबंध की कुछ बातचीत करते हैं। ये भी समझ में आया, क्योंकि विवाह संबंध कब स्थापित होता है, जब एक बिचौलिया बीच में होता है। आजकल मैरिज ब्यूरो खोलकर बैठे लोग इस बिचौलियों के रूप में। उस दिन से बिरादरी वालों को जाहिर कर दिया जाता है कि अमुक लड़की का अमुक लड़के के साथ विवाह पक्का हो गया, और यह रस्म बड़े उत्सव के साथ की जाती है। चंडू खाने की बातचीत भी निराली होती है। निदान बात करने के अनेक प्रकार और ढंग होते हैं, ठीक है। उन अलग अलग तरीके के अलग अलग बातचीत के तरीके होते हैं। आगे देखिए बच्चों, यूरोप के लोगों में बात करने का हुनर है, ठीक है। यूरोप के लोग ऐसे कहते हैं कि बात करने का उनमें हुनर होता है। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन, यानी कि बातचीत की कला। उसको क्या बोलते हैं? बातचीत की कला। यहां तक बढ़ा कि स्पीच और लेख दोनों इसे नहीं पाते। इसकी पूर्ण शोभा काव्य कला प्रवीण विद्वन्न मंडली में है। ऐसे चतुराई के प्रसंग छेड़े जाते हैं कि जिन्हें सुन कान को अत्यंत सुख मिलता है। यूरोप की बात बताई जा रही है। यूरोप में क्या होता है कि बातचीत यानी कन्वर्सेशन की कला होती है, लोग बोलने में बहुत माहिर होते हैं और ऐसे अच्छे अच्छे नए नए टॉपिक छेड़े जाते हैं कि बहुत ही आनंद मिलता है, इंटरेस्टिंग लगता है। सूर्योदय गोष्ठी इसी का नाम है, और उसको क्या बोलते हैं, हम हिंदी में क्या बोलते हैं? सूर्योदय गोष्ठी, ठीक है। ऐसे बात छेड़ना और वो बात बहुत आगे तक जाती है, मतलब इतनी इंटरेस्टिंग हो जाती है कि सभी सुनते हैं, सभी अच्छे मन से उसको सुनते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? सूर्योदय गोष्ठी, ठीक है। सूर्योदय गोष्ठी की बातचीत की यह तारीफ है कि बात करने वालों की लियाकत अथवा पंडिताई का अभिमान या कपट कहीं एक बात में भी प्रकट नहीं होता है। अब देखिए, अगर आप बातचीत करने के ढंग में अपने आप में घमंड यानी कि अपना अहंकार बता रहे हो तो फिर वो बातचीत का तरीका नहीं है। अगर सूर्योदय गोष्ठी वह होती है कि आप जिस विषय पर बोल रहे हो और इतनी अच्छी तरह से बोल रहे हो, लेकिन एक तनिक मात्र भी आपके अंदर उस बात का कोई अभिमान नहीं है, तो वह होती है सूर्योदय बातचीत। ये अभिमान या कपट कहीं एक बात में भी प्रकट नहीं होता है, बल्कि क्रम में रसाभाव पैदा करने वाले शब्दों को बरकते हुए चतुर सयाने अपनी बातचीत को सरस रखते हैं। क्या है रसाभाव? यानी कि बातचीत ऐसी हो कि उसके अंदर आनंद प्राप्त हो जाए, रस प्राप्त हो जाए। तो रस प्राप्त करने से ही तो मनुष्य प्रसन्न होता है, उस बात को सुनकर प्रसन्न होता है, तो वह रसाभाव उसके अंदर होना चाहिए। सरस रखते हुए रस हमारे आधुनिक शिक्षक पंडित की बातचीत में, जिसे शास्त्रार्थ कहते हैं। अब भाई जो यूरोप में कन्वर्सेशन होता है, सूर्योदय गोष्ठी होती है, ठीक है, वह तो रसाभाव की बात हो गई है। हमारे यहाँ पे उस रसाभाव को क्या बोलते हैं बच्चों? शास्त्रार्थ बोलते हैं। कि बातचीत करना, विचार विमर्श करना क्या हो जाता है? शास्त्रार्थ हो जाता है। और यूरोप में उसे क्या बोलते हैं? सूर्योदय गोष्ठी बोलते हैं। आगे देखिए, कभी आएगा ही नहीं। मुर्ग और बटेर के लड़ाइयों की झपटा झपटी के समान उनकी नीरस काम में सरस संलाप की चर्चा ही चलाना व्यर्थ है। अगर दो एक जैसे व्यक्ति आ गए बातचीत करने वाले या वाद विवाद कर रहे हो, तो उनके बीच में अगर कोई तीसरा आता है तो मतलब नहीं है, क्योंकि दोनों ही कर्कश है ना, दोनों ही कौवे हैं, तो कोयल का वहां पर कोई रोल नहीं होता है। वरन कपट और एक दूसरे को अपने पांडित्य के प्रकाश से
प्रकाश से बाद में परास्त करने का संघर्ष आदि रसाभाव की सामग्री मां बहुतायत के साथ आपको मिलेगी। घंटे भर तक कांव कांव करते रहेंगे, कुछ न होगा। बड़ी बड़ी कंपनी, कारखाने आदि बड़े से बड़े काम इसी तरह पहले 2-4 दिली दोस्तों की बातचीत से शुरू किए जाते हैं, उपरांत बढ़ते बढ़ते यहाँ तक बढ़े कि हजारों मनुष्य की उनसे जीविका चलने लगी और साल में लाखों की आमदनी होने लगी। अब बातचीत का एक फायदा और बताया है कि बातचीत से ही कारखाने की रोजगार बढ़े हैं। अब कैसे बढ़े हैं कि 2 दोस्त हुए, आपस में बातचीत करी और ऐसी बातचीत करी जो सार्थक हो कि भाई चलो अपन एक कंपनी खोल देते हैं। पार्टनरशिप में उन्होंने कंपनी खोल दी और उसके बाद वो कंपनी इतनी बड़ी हो गई कि हजारों लाखों लोगों को वो आमदनी देने लगी, रोजगार देने लगी, रोजगार से उनके जीवन में सुख सुविधा आ गई। तो ये एक बातचीत कैसी हो गई है? सार्थक बातचीत हो गई है। आगे देखिए बच्चों, 25 वर्ष के ऊपर वालों की बातचीत अवश्य ही कुछ न कुछ सारगर्भित होती है। देखिए उम्र की बात बताई जा रही है। अनुभव और दूरदर्शी से खाली ना होगी, दूरदर्शी होता है। 25 से नीचे की बातचीत में यद्यपि अनुभव, दूरदर्शिता और गौरव नहीं पाया जाता। अब 25 वर्ष तक वो अपने अध्यापन और अध्ययन के माध्यम से कुछ अनुभव प्राप्त कर लेता है और दूर की सोचने लगता है। और 25 से पहले वो क्या होता है? टीनेज में होता है। टीनेज से जस्ट युवा युवा वर्ग में प्रवेश करता है, तो उस समय उसका अनुभव इतना नहीं होता है, तो उसकी बातचीत उसी स्तर की होगी। पर इसमें एक प्रकार का ऐसा दिल बहलाव और ताजगी रहती है जिसकी मिठास उसमें 10 गुनी बढ़ी चढ़ी होगी। यहाँ तक हमने बाहरी बातचीत का हाल लिखा है जिसमें दूसरे फरीक के होने की बहुत आवश्यकता है। बिना किसी दूसरे मनुष्य के हुए जो किसी तरह संभव नहीं है और जो 2 ही तरह पर हो सकता है, या तो कोई हमारे यहाँ कृपा करे या हम ही जाकर दूसरों पर कृतार्थ करे, या तो कोई आकर हमारा भला करे या हम ही जाकर उनका भला करे, मतलब उन्हें कृतार्थ करे। इस तरह से हम कार्य कर सकते हैं। तो बातचीत का आपने देखा कि 25 वर्ष के बाद की जो बातचीत है वो एक अनुभवशाली बातचीत होती है, दूरदर्शिता वाली होती है। और 25 वर्ष से कम की बातचीत होती है वो उसमें मीठापन होता है और क्या बोलते हैं, अल्लड़पन होता है, थोड़ा सा हम बोल सकते हैं उसको दिल बहलाव होता है। मन बहलाने के लिए जो बातचीत होती है वो उससे कम की एज की बातचीत होती है। पर यह सब तो दुनियादारी है जिसमें कभी कभी रसाभाव होते देर नहीं लगती। यानी कि कभी कभी तो आपको बातचीत का आनंद मिलेगा, कभी कभी नहीं मिलेगा, हो सकता है, दुनियादारी है ऐसी। ये दुनिया उतार चढ़ाव वाली चलती है। कहीं आपको अच्छी बातचीत का मौका मिलेगा, अच्छे शब्द सुनने को मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा, कभी कटुर शब्द सुनने को मिलेगा। क्योंकि जो महाशय अपने यहाँ पधारे उनकी पूरी दिलजोई न हो सकती तो शिष्टाचार में त्रुटि हुई। अगर हम उनके यहाँ गए तो पहले तो बिना बुलाए जाना ही अनादर का मूल है, ठीक है। और जाने पर अपने मन माफिक बर्ताव न किया जाना, ठीक है, अनादर का मूल है, अनादर हो जाएगा ये, अनादर। और अगर चले गए तो अपने मन माफिक बर्ताव न किया गया तो मानो दूसरे प्रकार का नया घाव। इसलिए सबसे उत्तम प्रकार बातचीत करने का हम यही समझते हैं। आगे देखते हैं कि देखिए यहाँ पर क्या बताया जा रहा है बच्चों। यहाँ बताया जा रहा है कि सबसे पहले तो बातचीत करी आपने और किसी के घर आप चले गए, अगर बुलाने पर गए तब तो आपको आदर सत्कार मिलेगा, शिष्टाचार मिलेगा, जो भी होना चाहिए। और अगर बिना बुलाए चले गए और बिना बुलाए जाने के बाद में आपने जो उम्मीद करी थी कि हमारे साथ ऐसा होगा, हम सरप्राइज देते, भाई आपने किसी को सरप्राइज दे दिया, हो सकता है सामने वाले उसके लिए तैयार ना हो, और आप जो उम्मीद कर रहे थे, जो आशा कर रहे थे कि मुझे वहाँ पर इस तरह का सम्मान मिलेगा और नहीं मिला, तो फिर आपका मूड कैसा होगा वो आप समझ सकते हैं। हम वह शक्ति अपने में पैदा करें, क्या कहा है कि इसलिए सबसे उत्तम प्रकार बातचीत करने का हम यही समझते हैं कि हम यह शक्ति अपने में पैदा कर सके कि अपने आप बात कर लिया करें, यानी कि हमें किसी और की आवश्यकता नहीं हो। आंतरिक बातचीत को सर्वश्रेष्ठ बातचीत बताया है। अगर आप स्वयं से बात कर रहे हो, हमारी भीतरी मनोवृत्ति प्रतिक्षण नए नए रंग दिखाया करती है। वह प्रपंचात्मक संसार का, प्रपंचात्मक का मतलब होता है इस धोखेबाज संसार का, ये जो धोखाधड़ी वाली दुनिया है ना, उस दुनिया का एक बड़ा भारी आईना है जिसमें जैसी चाहो वैसी सूरत आप देख सकते हो। एक घुरघट बात नहीं है और एक ऐसा चमनिस्तान है जिसमें, चमनिस्तान क्या होता है, एक बगीचा जैसा बोलते हैं उसको, जिसमें हर किस्म के बेल बूटे खिले हुए हैं। ऐसे चमनिस्तान की सैर में क्या कम दिल बहलाव है, यानी कि आपका मन क्या कम बहलता है। मित्रों का प्रेमालाप कभी कभी इस 16वीं कला तक का भी, मतलब ऐसे कहते हैं कि चंद्रमा की 16 कलाएं होती है, अलग अलग होती है। 16 कलाओं में वो किस किस तरह का दिखता है। तो यहाँ बोला है कि मित्रों का जो प्रेम आलाप है वो कभी इसकी 16वीं कला तक भी ना पहुंच सका।
इसी सैर का नाम ध्यान या मनोयोग या चित्र का एकाग्र करना है, जिसका साधन एक दो दिन या का काम नहीं है, बहुत समय का काम होता है। बरसों के अभ्यास के उपरांत, यानी कि बहुत समय तक आपने प्रैक्टिस करी, कोशिश करी, उसके बाद, उपरांत का मतलब क्या होता है, बाद में यदि हम थोड़ी भी अपनी मनोवृत्ति का मतलब होता है मन की वृत्ति, मन की जो क्रिया है, मनोवृत्ति स्थिर कर अवाक यानी कि आश्चर्यचकित हो गए हो, अवाक हो, अपने मन के साथ बातचीत कर सके, तो मानो अहोभाग्य एक वाक शक्ति मात्र के दमन से न जाने कितने प्रकार का दमन हो गया है। यानी कि आप सब कुछ छोड़ दो और सिर्फ अपने मन से बातचीत कर रहे हो तो वाक शक्ति का कितना दमन हो जाएगा, दमन यानी कितना शोषण हो जाएगा उसका। हमारे जीवा कर्तनी के समान, कर्तनी क्या होती है बच्चों, कैंची, और जीवा यानी जीभ, हमारी जो जीभ है वो कर्तनी के समान सदा स्वच्छंद चला करती है। उसे यदि हमने काबू में कर लिया तो क्रोधाधिक बड़े बड़े अजय शत्रुओं को बिना प्रयास जीत अपने वश में कर डाला। क्या है कि अगर हम हमारी जीवा को, ये जो वाक शक्ति का माध्यम है जीवा, उसको अगर हम कंट्रोल कर ले तो बड़े बड़े राजाओं के बीच में जो युद्ध हुए ना वो इसी कर्तनी के माध्यम से हुए। आप देखिए, आप भी कभी ज़्यादा जुबान अपनी हमारी जीभ का ज़्यादा प्रयोग करते हैं तो वाद विवाद उत्पन्न हो जाता है। इस वाद विवाद को रोकने का एकमात्र उपाय यह है कि आप अपनी जीवा को कंट्रोल में कर लीजिए तो सब कुछ शांत हो जाएगा। इसलिए अवाक रह अपने, इसलिए आश्चर्य रहकर, सावधान रहकर अपने बातचीत करने का यह साधन यावत साधनों का मूल है, शक्ति परम पूज्य मंदिर है, परमार्थ का एक सोपान है। समझ में आया बच्चों आप सभी को कि क्या कहना चाह रहा है यहाँ पर कवि, जो हमारे लेखक है बालकृष्ण भट्ट जी, बातचीत के माध्यम से वो क्या कहना चाह रहे हैं आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि बातचीत क्या है, किन व्यक्तियों के बीच में होती है, क्या क्या इसके पक्ष है, कैसी बातचीत नहीं करनी चाहिए, कैसी बातचीत सार्थक है। तो सारी चीज़ें आपने देख ली है, इसके भावार्थ को भी देख लिया है और देख लिया है कि ये जो निबंध लिखा है वो किन्होंने लिखा है, बालकृष्ण भट्ट जी ने। बातचीत तो आप अब समझ जाइए कि आपको बातचीत किस तरह की करनी है। जहाँ वाद विवाद उत्पन्न होने वाला है वहाँ पर आप अपनी बातचीत करने के तरीके को थोड़ा सा कंट्रोल कर लीजिए, अपनी जीवा को कंट्रोल कर लीजिए। तो वाक शक्ति का जो माध्यम है वो क्या है, जीवा है, और जीवा पर ही डिपेंड करती है हमारी पूरी आगे की लाइफ, हमें कैसे जीनी है, कैसे क्या करना है। ठीक है, तो आज की क्लास हमारी यहीं पर समाप्त होती है बच्चों। अब ये है कि अगली क्लास में हो सकता है हम अभ्यास प्रश्न करें, तो अभ्यास प्रश्न हो सकता है आपके ऐप पर आएंगे तो आपको वहाँ पर ऐप की ज़रूरत होगी। तो अच्छे से क्लास लीजिए बच्चों, पढ़िए एक बार और, इस चैप्टर को पढ़ना, समझने की कोशिश करना। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं। अभी के लिए थैंक यू सो मच।